नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स हुए हैं साइंस में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस आने के भी काफ़ी ज़्यादा इनके चांसेस हैं। तो अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं जिसमें 40 से प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस वगैरह हो, यूपी बीएड लगाओ, या यूपी के स्टेट लेवल में किसी में भी जीके जैसा आता है जिसमें नॉर्मल साइंस पूछी जाती है, वहाँ इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विमा एमएलटी किसके अनुरूप है। तो एमएलटी जो हमारा है यहाँ पे, ये किसके अनुरूप होता है, ये बल के अनुरूप होता है। बल का मतलब एफ यानी कि फोर्स। इसका जो यूनिट होता है वो होता है MLT-2। तो MLT-2 किस तरीके से अनुरूप है MLT के अनुरूप, तो ये बिल्कुल किसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा, इसके अनुरूप है। एग्जैक्ट अगर बल का मात्रक पूछा जाए तो MLT-2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है। तो यहाँ पे इस वर्ड को याद रखना, थर्म। थर्म से बनता है थर्मोडायनेमिक्स, वो ऊष्मागतिकी के लिए होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा थर्म का यूनिट, थर्म किसका यूनिट होता है, ऊष्मा का हो जाएगा। इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं थर्म, THERM। तो ये यहाँ से ऊष्मा का ही होता है, बिल्कुल ऊष्मा को थर्म ही बोला जाता है। ठीक है, या हीट भी कई वर्ड में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी लिक्विड होगा और उसकी अगर आप डेंसिटी कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर बेटा आप सभी को पता ही होगा कि लाइट ईयर हमारा दूरी का मात्रक होता है, यानी कि दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, या दिस इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस या दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो टेस्ला हमारा चुंबकीय क्षेत्र से ही संबंधित है। बेसिकली टेस्ला और एक और मात्रक होता है, टेस्ला बोलो या बोलो आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी मात्रक हमारा चुंबकीय क्षेत्र में होता है, और चुंबकीय क्षेत्र वगैरह हम सब ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। या 10th लेवल की जो फिजिक्स होती है उसमें भी काफ़ी इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। यहाँ पे विद्युत चालकता की यूनिट पूछी है, तो विद्युत चालकता की यूनिट यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मो। मो का मतलब होता है MHO। जैसे आप लोगों ने ओम सुना होगा मात्रक, OHM। ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम का उल्टा होता है मो, MHO। ये मात्रक होता है विद्युत चालकता का। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए, ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ भी है और इसे रिपीट होने के भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनने हैं। क्वेश्चन है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो ध्यान रखना, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए पिक्नोमीटर का यूज होता है। तो डेंसिटी का मतलब होगा घनत्व। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके घनत्व को अगर जानना है तो पिक्नोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर इंटू मीटर किसका मात्रक है। एम्पियर इंटू मीटर, यहाँ पे जो डैश लगा इसका मतलब इंटू होता है, एम्पियर गुणे मीटर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 10th वगैरह में, सॉरी Q बराबर, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट। आपने फार्मूला सुना होगा Q बराबर IT। तो यहाँ पे Q हो जाता है आवेश, और I बराबर होता है धारा का मतलब एम्पियर, और T का मतलब समय का मतलब सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है, Q, और Q का मतलब होता है आवेश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल B हो जाएगा। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन बार बार बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ढंग से अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का और द्रव का। तो इसमें कई बच्चे ऊर्जा और ऊष्मा में कंफ्यूज होते हैं, तो हमको बता दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमारे ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि एनर्जी का ये क्या होता है, मात्रक होता है। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक पीछे आपने पढ़ा था, थर्म होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका कई जगह पे कैलोरी वगैरह में भी इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो मेघाच्छन्न की रात का मतलब जब बादल छाए हुए होते हैं रात में, और निर्मल रात का मतलब जब बिल्कुल बादल साफ होता है वैसी वाली रात। तो यहाँ पे जो काम होता है बेसिकली वो किसकी वजह से साफ रात ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो विकिरण के कारण होती है। ये बात आपको याद रखनी है। किरणें जो होती हैं जो हीट वाली, वो जब अगर बादल छा जाएगा तो हीट वाली किरणें बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो वो हमारे वायुमंडल में ही रहेंगी, इसलिए रात गर्म होगी। और जब निर्मल होगा बिल्कुल, यानी कि बादल होगा नहीं, तो किरणें बाहर निकल जाएंगी, तो वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, यानी कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि गैस, अब आपको पता होगा कि जो गैस होता है उसमें प्रसार ज़्यादा होता है, ठीक है, गैस ज़्यादा फैल जाती है द्रव की अपेक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है कौन, गैस। गैस जो होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है या हाईली सेंसिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। ये जितने 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा ऐसा है जो ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि हीट कंडक्टर है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका है सही, पारद का। पारद का मतलब होता है जिसे हम लोग Hg बोलते हैं, मरकरी, या पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पारा। आपने देखा होगा जो हमारे थर्मामीटर होते हैं इनमें यूज किया जाता है पारद, यानी कि यही पारा यूज किया जाता है। इससे हम लोग बता देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसीलिए इसको ऊष्मा का सुचालक बोलते हैं। इसमें ऊष्मा जो है बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है। तो पारद को हम लोग क्या बोलते हैं, Hg, यानी कि मरकरी। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम कार्य करता है। जहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करी जाए, जैसे आप लोग देखते होंगे जो ट्रैक्टर की जो पीछे ट्रॉली होती है उनमें कुछ भी भरा होता है तो ट्रॉली खुद से ही उठ जाती है, तो वो उसमें जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है या हाइड्रोलिक ब्रेक, ये ध्यान रखना, पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। तो बस में जो ड्राइवर होता है, जो ये एक बस है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक साइड मिरर लगा होता है इधर दोनों तरफ। तो ये जो साइड मिरर होते हैं ये बेसिकली होते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। तो हम लोग पीछे से देखते हैं जो लोग आते हैं वो छोटे छोटे से हमें दिखते हैं शीशे में और सीधे भी दिखते हैं, इसीलिए कहा जाता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, जिसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन किसका कारण होता है, हीरे की चमक का कारण। जहाँ कहीं पे ज़्यादा चमक की बात हो तो वहाँ पे प्रकाश का आंतरिक अपवर्तन ही उसका कारण होता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। कई लोग अपवर्तन टिक कर देते हैं, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन प्रिज्म होगा। होता क्या है, इस तरीके से कांच का टुकड़ा होता है ठोस प्रिज्म, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजी जाती है, फिर इसका अंदर अपवर्तन होके और बाद में कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, यहाँ पे ऐसे 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रिज्म, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिज्म। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो तो इसको इग्नोर करना, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, लोग निकलते रहते हैं, थोड़ी आवाज़ आती जाती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। जो कोई पिन होल अगर कैमरा होगा, पिन होल जो भी कैमरा होते हैं उसमें एक उल्टी छाप हमें दिखती है, ठीक है। तो पिन होल कैमरे में हमें उल्टी छाप दिखती है, ठीक है क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ध्यान रखना। कई लोग जल्दबाजी में इसमें सीधी छाप लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का तालाब कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तालाब हो या कोई गड्ढा हो, और गड्ढे में अगर आपका पानी भरा हो तो आपको लगेगा गड्ढा कम गहरा है, और ये सब कुछ होता है अपवर्तन के कारण। तो जहाँ कहीं पे हमें धोखे की बात आए, कि जहाँ पे हम धोखा लगे कि यहाँ पे कम गहराई है और एक्चुअल में ज़्यादा गहराई होती है, तो वहाँ पे अपवर्तन का कारण होता है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो यहाँ पे हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोमर। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था, मेजरमेंट किया था। वैसे लाइट का वेग कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। और प्रकाश अगर पूछा जाए सन से, जो हमारी अर्थ है, अर्थ यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करते हैं। अब फाउंटेन पेन होता क्या है, एक अंदर आपने देखो कि रॉड जैसी पड़ी होती है, इसके अंदर हम लोग भर देते हैं जेल जैसा, जो लिक्विड होता है एक तरीके से इंक, तो वो केशिकाओं में फैलकर ही आगे बढ़ती है। तो केशिका क्रिया, जिसे केशिका क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं, कैपिलरी रिएक्शन के कारण ही फाउंटेन पेन जो होता कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं। रात में तारे क्यों चमकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रात में तारे के चमकने का कारण हो जाएगा अनेक अपवर्तन के कारण। बार बार क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे है हमारा आकाश। यहाँ पे तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में काफ़ी लेयर्स हैं डस्ट की। तो यहाँ से किरणें आई लाइट की, यहाँ पड़ी, फिर मुड़ गई, फिर यहाँ पड़ी, फिर मुड़ गई, फिर ऐसे पड़ी। तो ये हमें ये लाइट की ये जो लाइन है यही इधर उधर होती ही दिखती हैं, और हमें लगता है तारा टिमटिमा रहा। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है, अनेक अपवर्तन के कारण। जितनी ये लेयर्स बीच में पड़ती जाएंगी उतने अपवर्तन होंगे, तो कई अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है। जैसे रात होती है उस समय जो सबसे अच्छा अगर एटमॉस्फेयर देखा जाता है रात का समय होता है जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता है, और वो कितना होता है, वेल एक होता है 45 dB, dB का मतलब डेसिबल, 45 डेसिबल होता है रात के समय में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें जो रोशनी होती वो विकिरण के द्वारा हमारी पृथ्वी पर पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो आपको बिल्कुल पता होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा परावैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है वायुमंडल की ऊपरी परत। वो भी कौन सी परत, ओजोन परत। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पीछे भी हमने बताया था कि 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 8.3 मिनट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कोई भी सामान्य नेत्र है उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या है जिसपे वो चीज़ों को बहुत ही साफ देख सकता है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास अगर कोई चीज़ आ जाए, बिल्कुल हमारी आंखों के पास में अगर रख दी जाए 5-10 सेंटीमीटर की ही दूरी पे, तो वो वस्तु हमें साफ नहीं दिखती है, ब्लर हो जाती है। लेकिन 25 सेंटीमीटर या 25 से दूर है तो हमें बहुत ही साफ दिखती है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो जहाँ पे जैसे फाउंटेन पेन में जो हमने बताया था घटना, वही यहाँ पे भी आंसर है, केशिकीय घटना हो जाएगी, कैपिलरी रिएक्शन या कैपिलरी इवेंट होगा, तब हमारी तेल की बत्ती में तेल जो है उसमें ऊपर पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया और हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमारा अवतल लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और जब अगर आपसे पूछा है दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में हमारा उत्तल लेंस का यूज होता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो अभी आपको ने पीछे पढ़ा था ना कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष का मतलब समीप दृष्टि दोष, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है
जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है। तो ये तो हम लोग बचपन से इस घटना के बारे में जानते हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूरबीन। दूरबीन के माध्यम से हम लोग, जिसे वर्नाकुलर भी बोला जाता है, छोटी काफ़ी दूर से काफ़ी दूर की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, या बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुहारा की अगर बात की जाएगी, चाहे फुहारा की बात की जाए या जो खेतों में पंप होते हैं जिनसे पानी बहता है ना, ट्यूबवेल वगैरह, ट्यूबवेल जो होते हैं इसमें जो पंप यूज की जाती है, तो फुहारा हो या ट्यूबवेल हो, वो हमेशा बर्नौली के सिद्धांत पर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनोमोमीटर, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन के वेग को। एनोमोमीटर जो करता है वो पवन के वेग को मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर, पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन पे वर्क करता है बॉल पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो जो पीछे क्वेश्चन था उसी का ये भी आंसर सेम इसका भी है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण शेविंग ब्रश होता है, उसको जब पानी से बाहर आप निकालते हो तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनका जो लेवल है काफ़ी ठीक ठाक है और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं की गई है। तो अगर आपको ये सारा कंटेंट और इसका लेवल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको और भी चैनल पर प्रोवाइड कराते जाएंगे। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत विसर्जन के कारण। इसका आंसर तो हर कोई दे सकता था। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? विद्युत विसर्जन के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? यानी कि ग्रहों संबंधी नियम सबसे पहले किसने दिए थे? ग्रह संबंधी नियम तो आपको पता ही होगा, जॉन्स केपलर, इन्होंने ग्रह संबंधी नियम दिए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन रहेगा कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। कोई लूप हो, खड़ा लूप हो अगर, तो उसमें हवाई करतब दिखा सकता है वायुयान, किसकी वजह से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल के कारण वायुयान होता है वो खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। आपने देखा होगा जो रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे, उस समय वायुयान इस तरीका का करतब दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो यहाँ पे जो रॉकेट की गति होगी इस पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों? देखो होता क्या है, जैसे कोई बांध है इस तरीके से, ये दीवार है, ये दीवार क्या होगी, ऊपर पतली होगी नीचे मोटी होती चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे सेम इधर भी ऊपर पतली होगी नीचे मोटी होती चली जाएगी इस तरीके से, और बीच में हमारा ये पानी बह रहा है। तो ये बांध की दीवार नीचे क्यों मोटी होती है? क्योंकि नीचे जितनी गहराई ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी उतने नीचे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता रहेगा, यानी कि किसके लिए? दाब को सहन कर सकती हैं, इसीलिए बांध की दीवार होती है वो नीचे ज़्यादा चौड़ी की जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ पे टॉप 40 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि साइंस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने इन 40 क्वेश्चंस को अगर देखा और ध्यान से पढ़ा और एक बार रिवीजन कर लिया तो मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में आएंगे वो 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।